नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उस मुद्दे को पूरे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि इस शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है, क्या इंसाफ की रणनीति ये है सड़क घेरो और दंगे करो, चाहे हाथरस हो चाहे दिल्ली। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही दर्शक भी जुड़ेंगे। सीएए को आधार बनाकर शाहीन बाग का जो तूफान खड़ा किया गया, उसका दंश दिल्ली समेत कई शहर भुगत चुके हैं। शाहीन बाग पर हमने डे 1 से यह सवाल किया कि प्रदर्शन के नाम पर पब्लिक का रास्ता रोकना कहां तक जायज है, जिसका जवाब शाहीन बाग के लोगों ने नहीं दिया। मुझ पर और मेरी टीम पर हमले करवाए गए, मगर आज सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग पर बड़ा फैसला सुना दिया, जिसमें कहा कि सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन को गलत है। जिस तरह शाहीन बाग का शोर मचा और हिंसा की चिंगारी भड़की, ठीक उसी तर्ज पर हाथरस को ले जाने की बैकडोर तैयार थी। हाथरस केस में इंटरनेशनल फंडिंग के तार मॉरिशस से जुड़े हैं। यह पता चला है कि करीब 50 करोड़ की फंडिंग हुई थी। फंडिंग मामले में जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया है पीएफआई का आका अब्दुल सलाम। मगर सबसे बड़ा सवाल यही है कि किसी भी मुद्दे पर पहले प्रदर्शन का रंग देना और फिर दंगा ब्रिगेड की हिट एंड रन साजिशें देश के लिए कितनी खतरनाक हो चुकी हैं। का दर्द क्या है, हम ये भी जानना और देखना चाहते हैं। मुझे अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हैं आप? जी हाँ, लगातार न्यूज नेशन ने शाहीन बाग की सच्चाई, देश के आम जनता को होने वाली परेशानियों पर कवरेज करते रहे, लेकिन शाहीन बाग के विरोध प्रदर्शन ने आम जनता के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। ये क्या है शाहीन बाग का पीएफआई मॉडल? शाहीन बाग में मेरे साथ भी तो यही हुआ था। तब कहां थी आपकी अभिव्यक्ति की आजादी? शाहीन बाग के प्रदर्शन पर याचिका की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि पब्लिक प्लेस पर लंबे समय तक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता और एक तय जगह पर ही धरना होना चाहिए। प्रशासन को क्या करना है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है और उसे इसके लिए कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। शाहीन बाग में 100 दिन तक सड़क रोककर प्रदर्शन हुआ था। 14 दिसंबर 2019 से सीएए के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ था। बाद में कोरोना के चलते लॉकडाउन होने पर 24 मार्च को प्रदर्शन थमा, लेकिन दिल्ली ने इस बीच दंगों का दंश भी झेला। अक्सर पहले विरोध प्रदर्शन उग्र प्रदर्शन के बाद दंगे की शक्ल में बदल जाता है। इसकी बानगी हाल के वर्षों में दिल्ली और बेंगलुरु के दंगों में देखी गई और अब हाथरस में भी इसी साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। यानी एक गरीब की लाश पर राजनीति करने वाले इन चेहरों को पहचानिए तो देश के लिए और समाज के लिए कितनी विकृत सोच के साथ ये काम कर रहे हैं, कितनी बड़ी साजिश कर रहे हैं। जांच से खुलासा होता जा रहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई हर दंगे का मास्टरमाइंड बनकर दिखा है। पीएफआई के पकड़े गए 4 संदिग्धों से इस बात की सच्चाई सामने आ रही है। यहां तक कि विदेशी फंड का इन प्रदर्शनों में इस्तेमाल होने का सबूत मिला है। आज देश की बहस में चर्चा इसी पर हो रही है कि इंसाफ की लड़ाई लड़ने के नाम पर विरोध करने के लिए क्या आम जनता को परेशान किया जाएगा? क्या प्रदर्शन की आड़ में दंगों का बीज बोया जाएगा? संसदीय लोकतंत्र में सभी को विरोध का अधिकार है, लेकिन क्या लंबे समय तक कोई आम जन जीवन को प्रभावित कर सकता है? तो देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है। हाथरस केस में इंटरनेशनल दंगे की जांच एनआईए को देनी चाहिए। यह सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि मॉरिशस कनेक्शन है, नोट्स आए हैं जिनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये खाली मॉरिशस से हो सकता है, यानी साजिश लंबी थी। आप इस शो के दौरान अपनी राय दे सकते हैं। हमारे तमाम फ्रंट आपके सामने मौजूद है, चाहे ट्विटर हैंडल हो, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे हमारी वेबसाइट हो या फिर हमारा मोबाइल ऐप हो। हम आपके जवाब भी शो के दौरान दिखाएंगे। लेकिन अगर आपकी कोई राय है, सुझाव है, सवाल है या आप शो में शामिल होना चाहते हैं तो इसका वीडियो बनाकर हमें 9711002266 पर दे सकते हैं। मैं थोड़ी देर रुकूंगा, एक महत्वपूर्ण
बाइट सुनवाना चाहता हूं आपको कि कैसे दंगों की साजिश रची गई। यूपी में कौन लोग थे जो कह रहे थे हाथ काट देंगे, पांव काट देंगे, सब कुछ कर देंगे। उस पर मैं जाऊं, मेरे साथ मैं अपने मेहमानों का इंतजार कर रहा हूं। डॉक्टर शोएब जमाई सबसे पहले मेरे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी ही देर में मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ेंगे। खुशबू सुंदर जी, कांग्रेस की नेशनल स्पोक्स पर्सन और देश की जानी मानी अभिनेत्री, मेरे साथ जुड़ेंगी। रिटायर्ड RSN सिंह साहब हैं, जाने माने इंटेलिजेंस अफसर रहे हैं और साथ ही साथ रक्षा और विदेश मामलों के विशेषज्ञ। लेकिन सबसे पहले चलता हूं पूनम महाजन नोएडा से, मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं, मेरी सम्मानित दर्शक। पूनम जी, क्या कहेंगी, क्या प्रदर्शन की आड़ में दंगे कराना ये नई स्ट्रैटेजी है मोदी विरोधियों की? सर बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम एक आम इंसान की इमोशंस के साथ एक खिलवाड़ होता है अपनी पॉलिटिकल मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए। बिकॉज ये इंसाफ की लड़ाई जो लोगों को जो इमोशंस में आकर लोग स्टार्ट करते हैं, पर कब ये एक वॉल्केनो की तरह से कब ये ऐसी आग बन जाती है जिसमें जलता कोई और नहीं, हम जैसे लोग ही जलते हैं। बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुझे मेरी समझ कहती है कि सिर्फ और सिर्फ अपने पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से ये सब होता है। और इस तरह की चीजें, इस तरह के दंगे नहीं होने चाहिए, ऑफकोर्स नहीं होना चाहिए। और ये फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, मुझे लगता है कि ये बहुत पहले आना चाहिए। ठीक है, पूनम जी आप नोएडा में रहती हैं, पूनम जी आप नोएडा में रहती हैं, शाहीन बाग ने कितना परेशान किया आपको? शोएब जमाई को दिखाया जाए। सर बिल्कुल परेशान किया। मेरे हस्बैंड का ऑफिस ओखला में है। हम जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस की वजह से वी हैड शिफ्टेड टू नोएडा, बट जब हमने शिफ्ट किया और ओखला यहाँ से हाफ एन आवर का डिस्टेंस था, बट बिकॉज ऑफ दिस शाहीन बाग प्रोटेस्ट हमें वो इतना, हमारे लिए वो एक गलत फैसला साबित हुआ। बिकॉज ऑलमोस्ट 6 months वी हैड टू सफर ड्यू टू दिस प्रोटेस्ट। शोएब जमाई जवाब दीजिए, इनका वो कीमती पल, इनका पेट्रोल, इनके घंटे वापस लौटा पाएंगे शोएब जमाई? कहां गई आपकी आजादी, कहां गया आपका जनतंत्र, कहां गया? सुप्रीम कोर्ट कहता है हमारे साथ है, प्रदर्शन का अधिकार है, तो क्यों कह दिया सार्वजनिक जगह को नहीं रोक सकते? और जब आपको कहा था चले जाइए साइड में, तो क्यों बिल मिला रहे थे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आज आया है उसको मैंने पढ़ा है बहुत गौर से, और सुप्रीम इसमें भी झूठ बोलेंगे आप। कहा है कि आपका संवैधानिक अधिकार है, यानी शाहीन बाग के आंदोलन को, सड़क पे रहना संवैधानिक अधिकार नहीं है शोएब जमाई। सवाल यही था, जंतर मंतर पे बैठ जाते, किसने रोका था? पार्क में बैठ जाते, परमिशन ले लेते। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे बैठी है पूनम महाजन जी, 100 दिन उनको जो परेशानी हुई, माफी मांगिए सबसे पहले उसके लिए। शोएब जमाई माफी मांगिए, नोएडा से ओखला रोज जाना पड़ता था, माफी मांगिए सबसे पहले। डिबेट में लिंचिंग कर देंगे सर। सर लिंचिंग तो आपने मेरी शाहीन बाग में की थी, दिखाइए वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए। आपने मेरी लिंचिंग की थी शोएब जमाई शाहीन बाग में, भूल गए आप? दिखा दीजिए इनको तस्वीरें आप डिबेट में बैठ के। सर माफी मांगिए पूनम महाजन जी से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। जनता का आक्रोश जब सरकार के खिलाफ होता है तो जनता प्रदर्शन करती है। आज जो किसान रेल रोक रहे हैं, आज जो किसान पर आ गए, शाहीन बाग की बात करिए, माफी मांगिए पूनम महाजन जी से। उनको जो 100 दिन तक तकलीफ हुई है, पूनम महाजन जी को माफी मांगिए शोएब जमाई। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आपको किसी का आने जाने का मौलिक अधिकार छीनने का कोई हक नहीं है। माफी मांगिए पूनम महाजन जी से, शाहीन बाग को और पूरे एनसीआर को बंधक बनाने के लिए। देखिए, पहली बात तो कि माफी सरकार को मांगनी चाहिए कि जब शाहीन बाग का प्रदर्शन सरकार बैठी थी कि आप जैसे लोग बैठे थे शाहीन बाग में, दादी नानियों को आगे करके सरकार बैठी थी कि आप बैठे थे शाहीन बाग में? मसला हल तो सरकार को करना था ना। अब आप बीच बीच में टोकेंगे तो डिबेट मत करवाइए ना, हटा दीजिए यहाँ से कैमरा। क्या आप बीच बीच में टोक रहे हैं? 2 शब्द बोलने नहीं देते हैं, बीच बीच में टोकते हैं आप। शोएब जमाई जी सवाल का जवाब ऐसे होती है डिबेट। आप, मैं तो कह रहा हूं पूनम जी से माफी मांगिए, लीजिए 1 मिनट मैं दे रहा हूं जवाब, आप सुनेंगे तब। पूनम जी आप वहां पे सरकारी दलाली करते हैं, यहाँ से बैठ करके टीवी चैनल पे बीजेपी को बचाते हैं, सरकार को बचाते हैं। दलाली करते हैं देश जानता है शोएब जमाई, आप सुनना नहीं चाहते जवाब, खाली आपको अपनी बात करना है, खाली आपको अपनी बात करना है। कमाल है। तो सुनिए ना सर जवाब, मैं जवाब दे रहा हूं।
मैंने कहा कि जब एक हफ्ते के अंदर में क्या सरकार उस मसले को हल कर देती तो 102 दिनों तक वहां पे प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ती क्या? लोग अपनी मर्जी से क्या वहां पे ठठुरती रात में, और बच्चों को और सबको घर परिवार छोड़ करके महिलाएं जो वहां प्रदर्शन कर रही थी वो जानबूझ के कर रही थी। अगर सरकार को इतनी चिंता थी तो एक हफ्ते में मसला हल हो जाता, एक बार आके डेलीगेशन के साथ बातचीत हो जाती तो जरूरत भी नहीं पड़ती, किसी को तकलीफ नहीं होती। लेकिन सरकार को पता था कि शाहीन बाग से उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव में फायदा मिल रहा है, बीजेपी को पता था, इसलिए उन्होंने उस अब ये बताइए आखिर में उनको फायदा नहीं हुआ, मीडिया कोऑर्डिनेटर थे क्या? तो आप डेलीगेशन बना पाए वहां पर? आप कोई डेलीगेशन बना पाए? क्यों जूतम पेजार हो जाती थी डेलीगेशन बनाने के नाम पे? कितनी बार होम मिनिस्टर ने आपको बुलाया? सुधांशु जी को जोड़िए भाई, आदरणीय खुशबू जी आ गई हैं, मैं बहुत बड़ा फैन रहा हूं खुशबू जी का, अगली बहस की तरफ जाऊंगा। बताइए शोएब जमाई जी। मैं खुद भी सुनिए, मैं खुद यहाँ से केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी से दो बार जाकर के मुलाकात की और हमने गुजारिश की कि सर एक डेलीगेशन लेकर के आप शाहीन बाग भिजवा दीजिए, अपने कोई भी सीनियर लेवल के अधिकारी के साथ आप चले, क्योंकि हमारा रॉ ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट अभी कोई समिति नहीं बनी। हाँ, बाद में समिति बनी शाहीन बाग राष्ट्रीय आंदोलन समिति, जिसका मुझे सह संयोजक और प्रवक्ता बनाया गया, लेकिन उस वक्त नहीं बनी थी। तो सरकार ने जो है इस पर कोई फिक्रमंद नहीं हुई, तो सरकार को माफी मांगनी चाहिए, बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। पूनम महाजन जी, इनकी माफी बनती है? ये तो बीजेपी यहाँ से सारी कुछ, सर इनकी बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए था। आज किसानों से माफी नहीं मांगेंगे। पूनम जी बोलिए, सिंह साहब को लाऊंगा। किसानों से माफी मांगिए ना आप। सर इनकी माफी बनती है नहीं बनती, पर मैं ये बात जरूर बताना चाहती हूँ कि ये जो भी प्रोटेस्ट हुआ ये इमोशनल सिर्फ और सिर्फ जो लोग बैठे हुए थे उन्हें ये भी नहीं मालूम था बिहार को सर आपने 90,000 करोड़ का वादा किया था, अभी तक बिहार को पैकेज नहीं दिया। रोजाना हर 2 घंटे में रेप की घटनाएं हो रही हैं बिहार में सर, यहाँ से मुजफ्फरपुर का रेप कांड होता है। शोएब भाई दर्शक के बीच में मत बोलिए प्लीज, पूनम जी कंप्लीट कर लीजिए। ठगने का काम किया है सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली ये लोग हमारे आम दो लोग हम उस टाइम प्रोटेस्ट में बैठे हुए थे, उन लोगों के इमोशन से खेला जा रहा था, बिकॉज आधे से ज्यादा लोगों को ये भी नहीं पता था कि वो क्यों बैठे हुए हैं। दूसरी बात, हम आम पब्लिक, बिजनेस ओनर्स और जो एम्प्लॉयज, उनको कितना सफर करना पड़ा, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? ये सिर्फ ना सिर्फ हमारे लिए इकोनॉमिकली, ऑल्सो मेंटली इट वाज सो हैरेसिंग। हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस? ठीक है शोएब भाई, जवाब देंगे आप? उनको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली सब परेशान करने वाला था पूनम जी को, जवाब दे दीजिए। और कितनी दादियों को पता था सीए का फुल फॉर्म क्या है? कितनों को पता था एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है? कितनों को पता था एनपीआर का फुल फॉर्म क्या है? देखिए एनसीआर नहीं एनआरसी होता है, गलत तो आप ही बोल रहे हैं सर, आप ही को कुछ नहीं पता है एनसीआर होता है या एनआरसी होता है। हमारी दादियों को सब पता है। नहीं, आप एनसीआर बोले सर। अच्छा ठीक है, आप एनसीआर बोलते हैं ना सर, आप वो एनआरसी है सर। हाँ, आप महात्मा गांधी है, नेशनल रजिस्टर फॉर ध्वजवाहन सिटीजनशिप। जी देखिए, दादियों के बारे में तो टाइम मैगजीन ने खुद 100 प्रभावशाली दुनिया के व्यक्तियों में शामिल किया जो शाहीन बाग की है। अगर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रहा है उस आंदोलन को, तो मुझे नहीं लगता कि किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत है। आंदोलन तो हमेशा से रहा है। हमको सरकार से इजाजत लेनी है, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेकर के जेपी का आंदोलन हुआ था क्या? सुप्रीम कोर्ट की इजाजत लेकर के जेपी का आंदोलन हो रहा था, ये मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। ठीक है, मैं जेपी का आंदोलन सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफिकेट से हुआ था, हम आएंगे इस मसले पर भी आएंगे। सिंह साहब भी मेरे साथ हैं, लेकिन आज जो बड़ा मुद्दा है, खुशबू सुंदर जी जुड़ी हुई है मेरे साथ। सबको इजाजत है सरकार के खिलाफ आवाज उठाने पर। हम फिर आएंगे इस मुद्दे पर, हमारे पास बहुत वक्त है अभी। मुझे पता है आज आप पटना में हैं और वहां पे राजनीतिक गतिविधियां बहुत सारी हैं, लेकिन इस बीच क्या हाथरस में जो कुछ हुआ वो ठीक था? खुशबू सुंदर जी मेरे साथ हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी मेरे साथ हैं। मैं एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं। खुशबू जी, सबसे पहले आपका वेलकम करता हूं। मैं आपका बहुत बड़ा फैन रहा हूं, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि आप इस शो के अंदर बैठी हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि यूपी में कांग्रेस के एक नेता जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर क्या बयान दिया, हाथरस के बाद वो क्या प्लान कर रहे हैं, सुनिए।
अब मैं इनका परिचय आपको दिखाता हूं। यूपी में कांग्रेस के नेता शिवराज जीवन वाल्मीकि बड़ी मुसीबत में घिर गए हैं। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो हाथरस केस में इंसाफ के बहाने हाथ काट देंगे, आंख फोड़ देंगे जैसा बयान दे रहे हैं। उनके खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप लगा और गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस में शिवराज जीवन के राजनीतिक कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो राष्ट्रीय कांग्रेस के AICC के सचिव भी रह चुके हैं और उन्हें महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रभारी भी बनाया गया था। शिवराज जीवन राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में बतौर सदस्य अपनी सेवाएं दे चुके हैं, मगर हाथरस केस में उन्होंने जिस तरह भड़काऊ बयान दिया वो उन्हें सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर रहा है। सुनिए शिवराज जीवन ने क्या कहा। अलीगढ़ के रहने वाले हैं, सुनिए। कभी अपने को कमजोर मत समझना। स्वराज जीवन की आवाज नहीं है, पूरे भारत के वाल्मीकियों की आवाज है। अगर किसी भी दरिंदे ने हमारी किसी भी बहन के उंगली भी लगाने की कोशिश की, किसी भी बहन के साथ अगर बदतमीजी करने की कोशिश की, तो हम माँ की कसम खा रहे, अगर उंगली हमारी तरफ लगाएंगे हम उनके हाथ को काट देंगे। कानून ने अगर क्षमा किया, पुलिस ने अगर क्षमा किया, तो मेरा नाम स्वराज जीवन है। 3-3 स्टार के इंस्पेक्टरों को, एक को नहीं अनेक इंस्पेक्टरों को मैंने सस्पेंड कराया है। हाथ काट देंगे, कान काट देंगे। खुशबू जी, मैं संदर्भ के तौर पर बता दूं, ये पीड़िता के घर पर थे तब वो इस तरह की धमकी दे रहे थे। अगर कह रही है कि वहां पर ऑर्गेनाइज ढंग से दंगे कराए जाने थे और उसमें अब तो कांग्रेस के नेता का खुद का बयान है, कैसे डिफेंड कर पाएंगे इसको? AICC के सचिव रह चुके हैं वो। आप सबको मेरा प्रणाम और मेरे जो को पैनलिस्ट है उनको भी मेरा प्रणाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो आपने बात सुनी है वो एक बात ऐसी हो जाती है कि घर का जब बड़ा, घर का भाई, घर का जो एक मर्द होता है जिसके सर पे पूरी जिम्मेदारी होती है कि हमारी घर की बहू बेटियों की, माओ की इज्जत बचानी हो, तो इस तरह की जब घटना कहीं होती है तो आपके घर में हो, मेरे घर में हो या हमारे किसी भी घर में हो, हमारा रिएक्शन यही रहेगा। उनकी ये बात से मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूंगी एक इमोशन में। लेकिन मैं ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि उस वीडियो का क्या हुआ जब जो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे, बीजेपी के सपोर्टर्स थे, वो लोग हाथरस में वो जो लड़की का गैंग रेप हुआ था उसके घर के बाहर बैठ के जो धमकी दे रहे थे कि भाई भैया जी आए हैं, बाहर आइए, फिर हम दिखाते हैं हम हैं कौन। क्या आपको CBI पर SIT पे भरोसा नहीं है? आइए बाहर। मैं कहती हूँ उस बात पर क्यों बहस नहीं हुई? वो तो घर में घुसकर जो घर में इतनी बड़ी एक तादाद हुई है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, एक 19 साल की बेटी को गवाया है और वो भी इतनी बुरी तरह कि उसका गैंग रेप हुआ था, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई थी, उसकी गर्दन मरोड़ी गई थी और उसको सुबह 4 बजे जला दिया गया, लेकिन उसके बारे में एक आवाज नहीं उठाई, एक चूंचा नहीं हुई। और हमारे प्रवक्ता ने, हमारे AICC एक्स मेंबर ने किसने ये बात की है कि हाथरस की बेटी दलित थी, वाल्मीकि समाज से थी, तो आपने पेट्रोल डाल के जला दिया। ठीक है, उसको एक सुधांशु त्रिवेदी, शोएब भाई, मैं आप आऊंगा आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उठा रही है, लेकिन खुशबू जी अगर आप ये बता दें कि ये कौन नेता थे भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने ये बयान दिया था? उसको घी के बजाय पेट्रोल के साथ आप जला देंगे रात के 2 बजे। मुझे बात खत्म करने दें, आप बीच में ना टोकें, क्योंकि आप बाकी लोग के साथ बीच में टोकते हैं तो मेरे साथ आप टोक नोक नहीं कर सकते। मुझे बात खत्म करने दें। मैं नहीं टोक रहा था, दूसरे पैनलिस्ट टोक रहे थे। जब एक बच्ची या औरत का बलात्कार होता है, वो कौन सी पार्टी को बिलोंग करती है या वो कौन सी जात की बिलोंग करती है, वो दलित है या वो किसी अपर कास्ट की है, वो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क ये पड़ना चाहिए कि हमारे देश की एक बेटी का बलात्कार हुआ है और मैटर वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। इसमें ना बीजेपी ना यहाँ पर कांग्रेस कोई नहीं आता। ये बहुत ही बेहुदा बात हो जाती है कि हम राजनीति को लेकर आ जाते हैं इसके अंदर। इसमें बीजेपी और कांग्रेस का कोई बात नहीं है। हमारे देश की बेटी का इस तरह से रेप हुआ है, ना ये पहला था ना ये आखिरी है। हमको ये बात सुधांशु जी, हमें ये चाहिए कि ये बंद कब होगा। ठीक है, ये बंद कब होगा की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं कब बंद होंगी? ठीक है, सुधांशु जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आपके कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने CBI और SIT पर भरोसा नहीं जताया, लेकिन AICC के सचिव के बयान पर आप क्या कहेंगे? उनके खुशबू जी रुकना होगा, आपने 2 मिनट से ज्यादा बोला है। जो AICC के सचिव महोदय बोल रहे थे, वाल्मीकि समाज को लेकर बड़ा आक्रोश और उद्वेष नजर आ रहा था।
इनके खून में उबाल कब कहां चला गया था, जब इस देश के स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक राज्य ऐसा था जिसमें कहा गया था कि वाल्मीकि समाज में पैदा हुआ बेटा और बेटी अगर पीएचडी भी कर लेगा तो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं हो सकता, उसे सफाई कर्मचारी ही रहना पड़ेगा, तुम्हारे बाप दादों का ही काम करना पड़ेगा। वो था जम्मू कश्मीर, धारा 370। अरे काहे नहीं बोले थे तब स्वराज जीवन जी? 4 पीढ़ियों तक वाल्मीकि समाज का अपमान और उसके बाद चुप्पी, और जब वो धारा हटी तो विरोध, जिसकी वजह से वाल्मीकि समाज को यदि सम्मान मिलना शुरू हुआ उनके बेटे बेटियों को, तो उसका विरोध। अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं था जम्मू कश्मीर में तो स्वराज जीवन जी के मुंह से सा नहीं निकला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में दलितों का आरक्षण छीन के मुस्लिमों को दे दिया गया, उनके मुंह से सा नहीं निकला। खुशबू जी ने एक अच्छी बात कही कि अगर किसी भी प्रकार का बलात्कार होता है तो उसकी जात नहीं देखी जानी चाहिए, न क्षेत्र देखा जाना चाहिए, राजनीतिक प्रतिबद्धता देखी जानी चाहिए, परंतु ये बलरामपुर से लेके 12 तक चुप्पी हो जाती है, हाथरस में बड़ी प्रतिक्रिया हो जाती है, और इतना ही नहीं वो वाल्मीकि समाज के मंदिर में जाकर उपवास भी हो जाता है, सब प्रकार की बात होती है। और जब जाति धर्म से ऊपर उठना चाहिए, खुशबू जी आपने अच्छी बात कही है, ये निर्भया के साथ दुर्दांत बलात्कार करने वाले जो लोग थे, जिसकी वजह से कानून तक बदलना पड़ा, उनको जब फांसी दी गई तो एक संस्था थी जिसने कहा था फांसी देना अमानवीय है, उन दुष्ट दरिंदों को फांसी देना अमानवीय है। वो कौन थी? एमनेस्टी इंटरनेशनल। और आपके लोगों ने छाती ठोक ठोक के पिछले हफ्ते उसका समर्थन किया है। कृपया आज विनम्रता से आप कह दीजिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल के इस दुष्ट और भ्रष्टतापूर्ण बयान के चलते हुए आप लोग उसका कभी समर्थन नहीं करेंगे, या शोभे जमाई नहीं बोलेंगे, और शायद खुशबू जी के भी लोग नहीं बोलेंगे। तो यहाँ समस्या ये है कि कहना बाहर से कुछ और करना अंदर से कुछ और। ठीक है, जांच भी खुशबू जी जवाब, देखना, मैं कोई सवाल नहीं पूछता, और सुधांशु जी ने सवाल पूछ लिया। समर्थन करने वाली संस्थाओं का समर्थन भी कर। जहां तक मेरा सवाल होता है, मैं किसी पार्टी की तरफ से ज्यादा बात करने के बदले एक मां होने के नाते, एक 20 साल की और एक 18 साल की बेटियों की मां होने के बावजूद मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, क्योंकि आज जो घटना हम दुनिया भर में देख रहे हैं, ये कौन से क्षेत्र में हो रही है, चाहे वो भाजपा की गवर्नमेंट है उस स्टेट में या कांग्रेस की गवर्नमेंट है उस स्टेट में, वो देखने का वक्त ये नहीं है। चाहे वो राजस्थान हो या महाराष्ट्र हो या आप कहें कि कोलकाता हो या तमिलनाडु हो या उत्तर प्रदेश हो, ये सारा का सारा हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है। और मैं वैसे देखना चाहूंगी सारा हिंदुस्तान, मैं अपनी बेटियों के लिए एक महफूज देश बनाना चाहूंगी, एक मुल्क जो है महफूज मुल्क होना चाहिए हमारी बेटियों के लिए। मैं कहती हूं यहाँ पर किसने क्या कहा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें कलेक्टिवली ये सोचना चाहिए कि हम इन चीजों पे रुकावट कब लाएंगे। और मैं कहती हूँ एक बेटी का रेप हुआ है, हम यहाँ पर वापस जात की बात कर रहे हैं, वहां पर ऊंच नीच की बात कर रहे हैं कि एक दलित लड़की का रेप हुआ है। अरे दलित नहीं थी वो लड़की, एक बेटी थी, किसी माँ की बेटी थी, किसी बाप की बेटी थी, किसी घर का चिराग थी, रोशनी थी एक घर की। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन जाति और राजनीति आपकी ही पार्टी ने ढूंढनी शुरू की। खुशबू जी, मेरा काउंटर सवाल है, जाति और राजनीति आपकी पार्टी ने ही ढूंढनी शुरू की नहीं कि जब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी जा रहे थे तो अपोजिशन का हक बनता है उनको जाने दिया जाए। उनको रोका क्यों गया? उनको रोका क्यों गया? किसी भी राजनीति में ये जायज नहीं है कि जब अपोजिशन पार्टी लीडर किसी घटना की तरफ दौड़ रहे हो कि उनके ऊपर रोक लगाई जाए। ये कहीं भी नहीं है, खाली हमारे देश में ऐसा क्यों होता है? उनका हक नहीं है जाना? अगर इतना ही प्रॉब्लम था तो क्यों नहीं गए? यहाँ पे भाजपा के लोग क्यों नहीं गए? यहाँ पर डिबेट में बैठ के बात कर रहे हैं, वो लोग क्यों नहीं गए? भाजपा की जितनी भी महिलाएं हैं, कौन सी महिला जाके उस बेटी से मिलकर आई, उस माँ से मिलकर आई जिसने अपनी बेटी को खोया? किसने आवाज उठाई? एक महिला बताइए मुझे। खुशबू जी जवाब ले लेते हैं, खुशबू जी जवाब ले लेते हैं। देखिए, खुशबू जी ने कहा कि वहां पर जाना हक था, बिल्कुल जाना हक था, कौन मना कर रहा है, परंतु आपने कहा हमारे यहाँ लोग क्यों नहीं गए? जहां जिसकी सत्ता होती है उसे कार्रवाई करनी चाहिए। आज स्थिति क्या? हाथरस में चारों अभियुक्त गिरफ्तार, चार्जशीट दाखिल, एसआईटी की समयबद्ध जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट को समर्पित, सीबीआई को रिकमेंड, और उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में भी सीबीआई की जांच हो तो हमें आपत्ति नहीं है। मगर ये बताइए कि ये राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की जहां सरकार है वहां क्यों नहीं बोले? वो 12 में भी तो एक आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ,
वहां का मुख्यमंत्री राजस्थान का बोलता है अपनी मर्जी से गई थी। वहां के पुलिस अधिकारी का ऑन रिकॉर्ड बयान है, प्रेम प्रसंग का मामला था। सरदार शहर में पुलिस कस्टडी में रात में राजस्थान में मौत हो जाती है और रातों रात उसकी लाश जला दी जाती है। अरे भाई, वहां तो आपकी आंख के इशारे पे न्याय हो सकता है, वहां क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर उत्तर प्रदेश के अन्याय के लिए तड़पन है तो बलरामपुर में दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, वहां क्यों नहीं बोल रहे? इसलिए क्योंकि वो करने वालों का आपको मजहब नजर आ रहा है। अगर आपके मन में, और मैं आपने जवाब नहीं दिया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल अपराधियों के लिए संवेदना का बयान दिया, तो आपने उसकी आलोचना क्यों नहीं की? सुधांशु जी, पहले मैं आपसे विनती करूंगी, प्लीज फॉर गॉड सेक, आदिवासी लड़की थी या दलित लड़की थी बोलना बंद कीजिए। अरे तो हमारे से कि अपने नेता से कहिए, खुशबू जी वो क्या कह रहा है वाल्मीकि बात कीजिए। ये क्यों आप लोग क्या कर रहे हैं? चाहे वो आदिवासी थी या चाहे वो दलित थी या किसी बड़े जात की थी या मुसलमान थी, बेटी बेटी होती है, लड़की लड़की होती है। आप लोग क्यों इस बात को नहीं समझते? अरे तो इस बात पे जोर क्यों नहीं देते आप लोग? आप ये कहिए कि आपके नेता ने गलत कहा और आप उसका भर्त्सना करती, आलोचना करती, कहिए। मैं बिल्कुल करती, मैंने पहले ही कहा, उन्होंने जो कहा मैं उससे बिल्कुल भी मैं उसको आदर नहीं दूंगी। उन्होंने कहा, अच्छा यहाँ पे आ गया। एक बात नहीं, आज मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। बात थी क्या आपने? आज मैं आपसे एक बात पूछती हूँ। आज मैं आपसे एक बात नहीं, खुशबू जी, मैं क्लैरिफिकेशन लेना चाहता हूं। राहुल और प्रियंका ने जाति के आधार पर यह पूरी राजनीति शुरू की थी। क्या आप ये कह रही हैं कि राहुल और प्रियंका की इस राजनीति से खुशबू सुंदर, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो सहमत नहीं है? क्योंकि वाल्मीकि मंदिर में जाना, दलित की बेटी बोलना, दलित परिवार के घर जाना, ये क्या जताता है? ये भी तो राजनीति है। माफी चाहूंगी, उन्होंने कहीं भी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने कहीं भी दलित का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, वो वाल्मीकि समाज के मंदिर में क्या करने गए? दलित बोलते रहे। एक औरत का रेप हुआ है जो प्रियंका गांधी ने, प्रोटेस्ट तो वाल्मीकि समाज के मंदिर में हो रहा था मैडम। खुशबू सुंदर जी, प्रोटेस्ट तो वाल्मीकि समाज के मंदिर में हो रहा था ना। नहीं, अगर रोक नहीं लगाई जाती, अगर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी पे रोक नहीं लगाई जाती तो ये बात इतनी बवाल की तरह खड़ी नहीं होती। रोक लगाई गई, उनको रोका गया, राहुल गांधी जी को ढकला गया। प्रियंका गांधी जी को एक मेल पुलिस ऑफिसर ने उनका कुर्ता पकड़ा, फीमेल, मालूम है उनको कि प्रियंका जी आ रही है, फीमेल ऑफिसर क्यों नहीं थी वहां पर? फीमेल ऑफिसर, उनका हक कैसे बनता है? एक मेल पुलिस ऑफिसर ने कैसी हिम्मत की कि प्रियंका गांधी जी का शर्ट पकड़े? इस बात की निंदा कोई नहीं करेगा। राहुल जी को ढकला गया था वहां पर। खुशबू जी, आप गोलपोस्ट क्यों चेंज कर रही है? आप क्या बताइए, प्रियंका जी ने जाकर वाल्मीकि समाज के मंदिर में क्यों मौन व्रत रखा? वो जात की राजनीति नहीं थी तो क्या आकाश की राजनीति थी? आप लोग पूछ रहे थे कि उनकी जात क्या है, वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। उन्होंने तो कभी नहीं कहा। आज तक आपने उन्होंने बताया हो कि मैं कौन से क्षेत्र से हूँ। आप लोग ने बवाल खड़ा किया था कि राहुल गांधी का क्षेत्र क्या है, राहुल गांधी कौन से क्षेत्र से, राहुल गांधी का उनकी कम्युनिटी क्या है, आप लोगों ने शुरू की थी। आप लोग को उस पर काफी डर था कि वो कौन सी कम्युनिटी है। अरे आप लोग को डर था, आप लोग सवाल उठाए जा रहे थे। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ये जनेऊधारी हिंदू है, हमने नहीं बोला था मैडम। नहीं, आप लोग को डाउट था ना, अभी हम ऑपोजिशन में हैं, आप लोग को तो है कि ऑपोजिशन वाले कोई सवाल पूछ, अगर आप लोग कोई सवाल पूछेंगे तो जवाब देंगे ना, हम तो आपकी तरह नहीं है। आप लोग बाकायदा घड़ी वही सवाल, एक ही सवाल आप लोग पूछते रहेंगे। एक मिनट, खुशबू जी, मेरा बड़ा सीधा और सिंपल सवाल है। मैं सिंह साहब को भी लाऊंगा दंगों के एंगल पर। मेरा सीधा सवाल यह है, दलित की बेटी कांग्रेस ने रोज कहा, उसी के आधार पर पूरा आंदोलन खड़ा किया। हमने ये भी कहा कि दलित की बेटी बलरामपुर में है, वहां कांग्रेस ने सुध नहीं ली। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। आप कह रही हैं कि जाति धर्म नहीं देखना चाहिए, ये तो कांग्रेस पार्टी ने ही सबसे पहले देखा। आप चाहें तो मैं वो स्टेटमेंट सुना देता हूँ। आपको थोड़ा रिमाइंड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा जो दलित की बेटी थी, ये शुरुआत प्रियंका जी और राहुल जी की नहीं। कहीं भी प्रियंका जी और राहुल जी ने अपने स्टेटमेंट में दलित की बेटी को देखने गए थे, कहीं नहीं कहा है भाई। उनके प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तो कहा, लगातार कहा खुशबू जी।
आप बोले मैं स्टेटमेंट निकाल के दिखा देता हूँ। भाई साहब, वो जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें बोलना पड़ता है। मैं कह रही हूँ आप राहुल जी और प्रियंका जी की बात कीजिए ना। रणदीप जी जो है वो हमारे मीडिया के हेड हैं। जब मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जाता है तो उसमें पूरी डिटेल देनी पड़ती है। अगर आप इतना भी नहीं समझते तो मैं श्योर कि सुधांशु जी समझते होंगे, लेकिन आप प्रेस में से तो आप इतना तो समझते होंगे। लेकिन राहुल जी और प्रियंका जी ने कहीं भी आप बताइए दलित की बेटी की बात की है, कहीं बताइए मुझे, कहीं नहीं की उन्होंने। आपकी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उनका बयान जी मुख्य आधिकारिक बयान नहीं है। और अगर पद की बात है तो मैं विनम्रता से पूछता हूं, आज राहुल गांधी क्या है कांग्रेस में? ना वो अध्यक्ष है, ना वो नेता प्रतिपक्ष है। चलिए प्रियंका वाड्रा तो कम से कम यूपी के प्रभारी है, ये राहुल गांधी है क्या आज की डेट में? मैं खामखा, और वो तो बड़े गर्व से अध्यक्ष पद छोड़ चुके कि भाई मुझे अध्यक्ष नहीं रहना है, मगर ट्वीट करने में सबसे आगे। तो जो अगर आपने कहा रणदीप सुरजेवाला की बात न मानी जाए तो प्रेस में ऐसा बोलना पड़ता है, यही समस्या है ना आपके यहाँ? अपनी सुविधा के अनुसार जब जैसा हो बयान बोलना पड़ता है। सुधांशु जी, आप लोग को प्रॉब्लम राहुल जी से आज नहीं, काफी शुरुआत से है। मैं कह रही हूँ नहीं, हमारे लिए तो बहुत उपयोगी जीव है और उनको हर हक, एंड पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, हमारे बहुत ही अच्छे लीडर हैं, उनको हर हक बनता है प्रियंका जी के साथ में जाने का। इसमें तो आप सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि जब आप लोग कोई राजनीति करते हैं तो तब तो हम नहीं पूछते ना, क्योंकि आपके यहाँ जो फाइनेंशियली जो निर्मला सीतारामन जी को जवाब देना पड़ता है, उसके बदले में पीयूष गोयल जी बोलते हैं, पीयूष जी को जो जवाब देना पड़ता है उस वक्त राजनाथ सिंह जी बोलते हैं, जब राजनाथ सिंह जी को जवाब देना पड़ता है तब स्मृति ईरानी जी बोलती हैं। तो यहाँ पर तो हम लोग क्लियर है ना कि जब सवाल उठते हैं या कहीं जाना है तो राहुल जी हमारे कांग्रेस के हैं, हमारे कांग्रेस के मुख्य लीडर क्या है इस समय? राहुल गांधी कांग्रेस के क्या है? जाएंगे, उसमें तो आप सवाल नहीं उठा सकते ना कि वो है कौन, वो क्यों जाए। वो तो आपको किसी ने हक नहीं दिया सवाल उठाने का, सुधांशु जी। नहीं, राहुल गांधी क्या है और आज तक संसद में कितने सवाल उठाए बताइए? राहुल गांधी जी कांग्रेस के पास्ट प्रेसिडेंट हैं और अभी हमारे वायनाड के एमपी हैं। आपको थोड़ा मैं आपकी हिस्ट्री ब्रश करवा लूं कि आप बीजेपी होने के बावजूद अगर आपको कोई डाउट हो तो राहुल जी का ये बड़ा हिस्सा है, एआईसीसी के मेंबर है और वो सीडब्ल्यूसी के भी मेंबर हैं और उनको पूरा हक बनता है एआईसीसी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जहां जाए वो जा सकते हैं एक प्रोटेस्ट करने के लिए। अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष नहीं आते, दोनों सदनों का नेता प्रतिपक्ष नहीं आता, अध्यक्ष नहीं आते, और जो ये कह चुके हैं मैं अध्यक्ष ही छोड़ दिया हूं और वही आते हैं। तो आप ये बताइए उन्होंने छोड़ा क्यों था और आप कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? मतलब कहा भी ना जाए, चुप रहा भी ना जाए। अभी डिबेट तो ये नहीं है ना कि राहुल जी ने छोड़ा क्यों, आप लोग डिबेट में रहिए ना। राहुल जी आप लोग वैसे राहुल कोई डिबेट का बहुत मुद्दा नहीं है, राहुल जी आपको इतने मैं इस डिबेट को आगे ले जाता हूं, मैं डिबेट को आगे ले जाता हूं और आगे मैं दंगों के एंगल पर ले जाता हूं, इसीलिए मैं सिंह साहब को लाना चाहता हूं। सिंह साहब, पीएफआई, जातीय दंगे, सांप्रदायिक दंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है पीएफआई और दंगों का? और क्यों कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और एसडीपीआई जिसके साथ कांग्रेस का गठबंधन रहा है कर्नाटका के अंदर, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मैं किसी गठबंधन के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूं कि बात शुरुआत हुई थी शाहीन बाग से, और कृपया जब मैं बोल रहा हूं कोई इंटरप्ट ना करे। तो बात हुई शाहीन बाग से शुरू, तो आपने कहा कि भाई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला, लोगों का हुजूम था, ये हमारा ये हक था। तो इतना बड़ा अगर समर्थन है, वाकई में है आपको, और आप समझते हैं कि आवाम जो है आपके साथ है, तो अभी आप बिहार में बैठे हुए हैं, आप आजमा लीजिए, आजमा लीजिए। आप तो वहाँ पर आपका वो मधुबनी मॉडल भी है, दरभंगा मॉड्यूल भी है, क्या क्या मॉड्यूल है, और उसके बाद वो ओसामा बिन लाडेन का लुक लाइक भी लेके घूमते थे। तो आजमा लीजिए वहाँ पे कि वो टाइम मैगजीन का वो गंदा सा कवर वो खराब था, गलत था, या वहाँ पर जो अभी चुनाव के परिणाम आएंगे और लोगों का जो मत पड़ेगा वो आपके लिए ज़्यादा अहमियत रखता है। ऐसे उसके वो कोई आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि ये इसका क्यों जाति क्यों, ये क्यों, तो नहीं, एक मिनट, एक सीमांचल में इसको जरूर आजमाएंगे और सीमांचल के लोग तो ये जाति की नहीं, एक मिनट,
और जन अधिकार पार्टी का नहीं, एक मिनट, आज सीमांचल की बात मत करो। सीमांचल बिहार से बाहर नहीं है। पूरा समर्थन था चुप रहो यार। आंदोलन को। शोएब भाई सुन लीजिए, कंक्लूड करिए, सिंह साहब कंक्लूड करिए। शोएब भाई का जवाब लेके मैं सुधांशु जी के पास आज जाऊं। तो आजमा ले, हमारे साथ दो हाथ कर लीजिए ना सीमांचल में, हम भी देखें। नहीं, हम तो बहुत खुल के समर्थन कर रहे हैं। एक मिनट, आप एक मिनट। दूसरा छुपे थोड़ी कर रहे हैं। ये और ना, मैं बिल्कुल ये बिहार में अगर बैठा हूं। आप लोगों ने बिहार में आगामी विधानसभा को लेकर भी तैयारियां अरे चल रही एक मिनट, अरे बिहार में पैदा हुए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, पढ़ाई किया क्या, तुम छात्र नेता भी था, हम ऐसा सुना है, तो वहां पर रिजर्वेशन क्यों नहीं दिला देते दलित को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में? क्यों मुंह खुलवाते हो? मैं सीमांचल का हूं, जब मर्जी जिहादी बन जाओ, जब मर्जी हो जाओ, हम तो आईसिस का बन जाओ, जब मर्जी पढ़े हो और जाओ, जामिया में पढ़े, जब चाहे अरे हम जिस जामिया में पढ़ते हैं वो जामिया देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। अरे सवाल का जवाब दीजिए ना शोएब जमाई। शोएब जमाई सवाल का जवाब दीजिए। वो हकीकत वहाँ पर दलितों को आरक्षण क्यों नहीं है? शोएब जमाई यहाँ पर बोले कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, शोएब जमाई बोलिए यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों का रिजर्वेशन करवाओ और मांग करें। जन अधिकार पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मैं हर वारदात पे जात लगाने की जो आदत है ना, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, वो मैं दूर कर दूंगा। अब से जो भी डिबेट होगा, मैं हर पैनलिस्ट की जात बोलूंगा और मुसलमानों की भी जात बोलूंगा कि ये कौन अशरफ है और कौन अजलफ है, कौन शिया है और कौन सुन्नी है। हर जो मर्डर होगा उसके बाद मैं कहूंगा, आपकी आदत है ना, मैं नहीं बोलूंगा, मैं जात जरूर जोड़ के करूंगा। और ये भी बताऊंगा कि कौन 2 किलो चावल के लिए कौन अरे सुनो यार, ये भी बोलूंगा कि कौन 2 रुपए के लिए अपना मजहब बदला था, धर्म से मजहब में आया था, और कौन 4 रुपए के लिए आया था। सारी बातें होंगी। ठीक है शोएब जमाई, आप यहाँ पर बोलिए कि शोएब जमाई जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर और शोएब जमाई इंडिविजुअल के तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया के अंदर दलितों को आरक्षण के लिए आंदोलन खड़ा करेंगे। बोलिए आज बोलिए, बहुत दलित कर रहे थे, बोलिए आप। जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कह रहा है कि भीम आर्मी के साथ हमारा अलायंस है। मेरे भैया ये रिपीट करो, सिंह साहब एक मिनट रिपीट करो कि जामिया और अलीगढ़ में दलितों को आरक्षण दिया जाए। आप मांग करते हैं ये, बोलिए, हिम्मत है तो बोलिए, शोएब जमाई। जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कह रहा है कि जामिया और अलीगढ़ में दलित बहुत बड़ी तादाद में पढ़ते हैं। नहीं, आरक्षण दिया जाए, बोलिए आरक्षण दिया जाए। आपने दलितों को वहाँ आरक्षण से क्यों वंचित रखा है? आरक्षण दिया जाए। शोएब जमाई बोलिए, हिम्मत है तो बोलिए, में होगी, मीडिया में होगी। ये बहुत सर इस संविधान ने जो दलितों को आरक्षण दिया है उसको बोलिए, अगर हिम्मत है। भाजपा कर रही है। मैं चुनौती देता हूँ शोएब जमाई, मैं चुनौती देता हूँ आपको। अगर हिम्मत है, आपने दलितों के बहुत बड़े रक्षक है, तो बोलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और जामिया में दलितों को आरक्षण दिया जाए। आज तक दलितों के साथ एमी और जामिया में अन्याय हुआ है। बोलिए, हिम्मत है, बोलिए, है हिम्मत? दलितों के हितों की बात करते हो, है हिम्मत तो बोलिए और बोलिए आप खड़े होंगे आंदोलन के लिए। उसके बाद वोट मांगने जाएंगे बिहार में। झूठी राजनीति और झूठा। अरे भाई आप देखिए, जब मेरे जवाब देने की बारी आई तो आपने यहाँ से हमारा ये ईयरपीस ही जो है, ये आवाज ही नहीं आ रही है। आप लोग ये पीसीआर से क्या करवा रहे हैं? सही सवाल सुनेंगे नहीं शोएब जमाई। दोहरा देता हूं मैं फिर से, शोएब जमाई बोले कि आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में दलितों के साथ अन्याय हुआ है, दलितों के साथ अन्याय हुआ है। शोएब जमाई क्यों भाग रहे हैं? डर गए शोएब जमाई, शोएब जमाई भाग गए। दलितों की बड़ी बात कर रहे थे, एमी और जामिया में आरक्षण के नाम पर भाग गए शोएब जमाई। माइक उतार रहे हैं आप, ना सुनने का नाटक कर रहे हैं शोएब जमाई ना सुनने का नाटक कर रहे हैं, क्योंकि जामिया और अलीगढ़ में दलितों को आरक्षण दिया जाए, ये बोलने की हिम्मत शोएब जमाई के अंदर नहीं है।
ये बोलने की हिम्मत शोएब जमाई के अंदर नहीं है, ये बोलने की हिम्मत शोएब जमाई के अंदर नहीं है। सीधा चलता हूं सुधांशु त्रिवेदी जी के पास। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, ये क्या दोगला रवैया है? देखिए, बड़ी साफ बात है। आपने अभी तो एक वानगी देखी कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया में दलितों को आरक्षण नहीं मिलेगा। वानगी नंबर 2, कांग्रेस पार्टी कहेगी कि पहले आंध्र प्रदेश में फिर कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण मिलेगा। मनमोहन सिंह कहेंगे मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। वाह भाई वाह। हमारी सरकार ने क्या कहा? दलित, शोषित, वंचित, गरीब, निर्धन, उसका पहला हक। स्टार्टअप हो, आयुष्मान भारत योजना हो अथवा उज्ज्वला योजना, ये क्या कहते हैं? मुस्लिम्स का पहला हक। और एक ही राज्य था ना जिसके बारे में बड़ा ये छाती ठोक ठोक कहते थे कि मुस्लिम राज्य है, मुस्लिम बाहुल्य राज्य था, जम्मू कश्मीर, दलितों को आरक्षण नहीं। और याद करिए, भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, सीए के अंतर्गत नागरिकता का आवेदन देने वाले हिंदुओं में 80% दलित थे। क्यों? वो भीम मीम के बड़े भारी वो बन के आ गए वहां से। बताइए ना संजीव प्रकाश जी, आप ये बात कहते हैं, आपके दिल में वो दर्द नहीं होता कि हर जगह दलितों का आरक्षण छीना जाएगा? चलिए, बलरामपुर की तो घटना एक आपराधिक घटना है, जो संवैधानिक घटना है, चाहे एएमयू हो, जामिया हो, जम्मू कश्मीर हो, या जो दुर्भाग्य की घटना है कि सीए के 80% दलितों को आरक्षण नहीं देना है, सॉरी नागरिकता नहीं देनी है, इसके बारे में आप लोगों का दिल क्यों नहीं धड़कता है? ये मेरी समझ से बाहर है। ये दलितों से कैसा प्रेम है जो दलितों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़ककर राजनीति करने के लिए तो आगे रहता है, पर उनके घावों पे मरहम नहीं लगाना चाहता। सीए से लेके, कश्मीर से लेके, जामिया से लेके और अलीगढ़। ठीक है, आपके सेक्युलर चैंपियन सतीश प्रकाश जी दलितों के अधिकार की बात करते हैं। अभी घड़ियाली आंसू बहा रहे थे जब उनसे कहा गया एएमयू और जामिया में दलितों को आरक्षण दिया जाए, ये मांग कर दीजिए, शो छोड़ के भाग गए। इन्हीं से भाईचारा करते हैं ना, इस्लामिक और दलित अलायंस, क्योंकि दलित तो हिंदू था नहीं। दीपक जी, चर्चा आज आरक्षण के ऊपर है क्या? नहीं, शाहीन बाग के ऊपर है। ये शाहीन बाग के सेक्युलर चैंपियन एक सवाल सुनकर भाग गए। सुधांशु जी से ये पूछिए, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, क्यों नहीं मिलता एएमयू और जामिया में आरक्षण? जवाब दीजिए ना। आप बड़ी बात करते ना, इस्लामिक और मुस्लिम अलायंस, जवाब दीजिए। हिम्मत नहीं है आपको बोलने की, सतीश प्रकाश जी, हिम्मत नहीं है आपको बोलने की। वो राजवीर सिंह जी से जाकर के पूछे कि जो जातीय आरक्षण इनको मिला हुआ है कि दलितों की लड़कियों के साथ बलात्कार करो, उनकी रिपोर्ट मत लिखने दो, घड़ियाली सतीश प्रकाश जी सवाल का जवाब नहीं देंगे आप, जवाब दीजिए। फिर पीड़ित पक्ष के साथ अन्याय करो और जो रेप करने वाला है उसके साथ खड़े हो जाओ, तो ये आरक्षण सुधांशु जी समझाएंगे ना? नहीं बोलेंगे आप, नहीं बोलेंगे। एक जाति का है, आपकी दुकान बंद हो जाएगी सतीश प्रकाश जी, आपकी दुकान बंद हो जाएगी। लीडर है उनकी जाति के, वो बचाने के लिए आ जाते हैं, चिन्मयानंद स्वामी के आरक्षण में कदम हो जाते हैं। तो भैया जातीय आरक्षण की चर्चा कर लो ना। देखिए सुनिए दीपक जी, किसी दिन बात करेंगे, आरक्षण की भी बात करेंगे। आज यहाँ मानवता की बात हो रही है, आज यहाँ अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई है, जो सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है, उसके ऊपर चर्चा कीजिए। आप देखिए, सुनिए, व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति के अंदर अगर आज जो इस देश की बनी बनाई व्यवस्था है, अगर उससे सवाल का जवाब कभी देंगे नहीं, तो ये सवाल का जवाब दे नहीं सकते, सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं है, सवाल का जवाब है नहीं, लेकिन कुछ भी बोलना है, कुछ भी बोलना है। सेक्शन का व्यक्ति है, उसके अंदर न्याय पाने की जो आशा है वो खत्म नहीं होनी चाहिए। जी बहुत सही आशा। तो एएमयू और जामिया में कब न्याय मिलेगा दलितों को? बताइए सतीश प्रकाश, एएमयू और जामिया में कब न्याय मिलेगा दलितों को? इसका भी जवाब दे दीजिए। आरक्षण दीजिए ना जवाब, दीजिए ना जवाब। जो सरकारी मदद से चलती हो, हमारा ये राइट है, एएमयू और जामिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है का क्या होगा, आपकी राजनीति का क्या होगा, आप आरक्षण पे चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी तो चर्चा कर लो, नहीं लेंगे ना का जो एएमयू और जामिया नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आरक्षण के साथ की बात भी करो ना, कि जो आरोपी है
उनका सरकार ये देखो, संरक्षण कर नया रही है। गाना गाने लगे, ये भी तो एक तरह का नया आरक्षण गाना है। गाने लगे। ये भी तो एक तरह का आरक्षण है कि हाँ, जो सरकारी नहीं संरक्षण बोलेंगे में आप, नहीं जो- बोलेंगे, जो सुधांशु आरोपी जी, हैं, फिर मैं सिंह उनके साहब के पास पक्ष जाऊंगा, में सोनाली इस जी भी देश चाहिए में मेरे साथ। एक मुहिम चलाई जा रही है, ये भी तो संरक्षण है, ये भी तो एक तरह का राजनीतिक आरक्षण है। अरे सर, नहीं देखिए, बोलेंगे। सुनिए, सतीश दीपक प्रकाश जी, आज आप एक्सपोज हो आप गए। इस बात आप को कोई मान दलित लीजिए। परिचिंतक नहीं है, ये दुकान लड़ाई चलानी है सत्ता आपको, के खिलाफ आपको नहीं है। दुकान चलानी है, एक आप कोई व्यक्ति दलित की परिचिंतक भावना नहीं है, है। आपको दलितों की आज कुछ नहीं पड़ी। आपको भी खड़ा होना सुधांशु चाहिए। त्रिवेदी जी, और जवाब सुधांशु दीजिए। जी, मैं आपसे पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा, ये उस समाज आप के कोई व्यक्ति दलित हैं, वाली चिंतक नहीं नरेंद्र है, मोदी दुकान जी बंद हो के जाएगी। एमी और जामिया का नाम लेंगे, एमी और जामिया का नाम लेंगे तो दुकान बंद हो जाएगी। सुधांशु जी जवाब दीजिए, बोलते ही रहेंगे, जब ये ब्रेक आपने नहीं लगाते कभी। वाराणसी में उन वाल्मीकि समाज कुछ के भी लोगों बोले, के कुछ भी बोलेंगे, दो-दो के कुछ भी पूछे बोलेंगे थे, सतीश तब वो प्रकाश आपसे जी, पूछेंगे। कभी सवालों के जवाब भी दे दिया करिए, कभी सवालों के जवाब भी दे दिया करिए, या नेता बन जाइए, बीएसपी ज्वाइन कर लीजिए। सुधांशु जी जवाब सतीश दीजिए। प्रकाश जी, मैं समझाऊंगा। सतीश प्रकाश जी को ऑडियो नहीं जाएगा, लगातार बोलते रहते हैं, पता नहीं क्या बीमारी है इनको, सवाल का जवाब नहीं देंगे, गाना गाते रहेंगे। वो मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूं, क्योंकि हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। अभी आपको वाल्मीकि समाज के लिए बहुत मन में आक्रोश और बड़ा उद्गार उत्पन्न हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, आप जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं उसमें वाल्मीकि समाज के कितने नेता शीर्ष स्तर पे हुए बताइए? काशीराम जी ने कहा था ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी भागीदारी। तो 1200 से अधिक दलित जातियां हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार। आप 12 का नाम बता दीजिए जिनको आपकी पार्टी ने विधायक बनाया हो, सांसद बनाया हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हो, राष्ट्रीय महामंत्री बनाया हो। बताइए सतीश प्रकाश जी, जवाब दे दीजिए। 1200 में सिर्फ 12। सुधांशु जी, देखिए, इस देश का दुर्भाग्य है, मैं मानता हूं कि आपकी पार्टी दुर्भाग्य यही ने है वाल्मीकि कि समाज का हाथरस का एक एमपी बनाया। वो एमपी पीड़ित परिवार के घर गया, आरोपियों से मिलने के लिए जेल में गया। आप ऐसे लीडर पैदा कर रहे हैं, ऐसे दलाल पैदा कर रहे हैं, है ना? ऐसे लोग हम नहीं करते। सुनिए, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, जहां जहां मानवता मरेगी। एमी और जामिया का नाम ले लीजिए ना, बाबा साहब के अनुयायी बोलिए, एमी और जामिया में आरक्षण मिले, बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी बोलिए, एमी और जामिया में दलितों को आरक्षण मिले, बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी पाने की ये चिल्लाते रहेंगे, ये कोई सवाल का जवाब नहीं देंगे, नहीं मिला, ये कोई सवाल का जवाब नहीं दे रही है। अगर मुझे सतीश प्रकाश जी, अगर अनर्गल प्रलाप करना है तो माफ कीजिएगा, मेरे शो का वक्त में नहीं बर्बाद कर सकता। सुधांशु जी, आप जवाब दीजिए, आपके सवाल का जवाब बता दीजिए। आप ये मान चुके हैं और आप ऑडियो डाउन करिए सतीश प्रकाश का। मैं अनर्गल प्रलाप करने के लिए किसी को नहीं बुलाता हूं यहाँ पे। सतीश प्रकाश जी, आपने बाबा साहब की बात कही, बाबा साहब का कितना सम्मान आज इन कांग्रेस के नेताओं ने किया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। संविधान सभा में संविधान बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कहां से चुन के आए थे बताइए? किस कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए थे बताइए? आपको पता है? इच्छा मरेगी तो कहीं ना बोलते ही रहेंगे। सुधांशु जी, मुझे ब्रेक लेना है। सतीश जी, अगर आपको भाषण देना है तो बीएसपी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर एक तरफा ही भाषण होता है, या कोई और पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, पैनल डिस्कशन मत करा करिए। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। दर्शक नसीम खान जयपुर से जुड़े हैं, उनके पास ले चलूंगा।